Hello, hi everyone. Hope you are keeping well. This is Vishal Masi and welcome back to my channel Economic Sites. And today we'll study the chapter number 8, that is cost and revenue analysis. It is very important chapter. ठीक है, सॉरी मैं थोड़ा लेट हो गया. आई वॉज सफरिंग फ्रॉम कोविड. उसकी रिकवरी में थोड़ा टाइम लग गया, सो दैट्स वाई आई कुड नॉट मेक द चैप्टर 8. सो चैप्टर अप टू चैप्टर 7 आई हैव टोटली कंप्लीटेड. चैप्टर 8 में आज कोशिश करूंगा पार्ट 1 और 2 में कंप्लीट करने की, क्योंकि काफ़ी लेंदी चैप्टर है. तो आपने जैसे पढ़ा है चैप्टर 7, क्या पढ़ा था आपने? थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन पढ़ा था. ठीक है, प्रोडक्शन, जो शॉर्ट रन प्रोडक्शन, लॉन्ग रन प्रोडक्शन, ठीक है, सब कुछ हमने कवर कर लिया था. तो कभी भी आप जब प्रोडक्शन करोगे तो डेफिनेटली उसका एक कॉस्ट होगा ही. और जब आप कोई चीज़ प्रोड्यूस करोगे तो वो चीज़ जब बिकेगी तो उसका रेवेन्यू भी आप उससे जनरेट होगा ही होगा डेफिनेटली. ठीक है, तो बेसिकली आज हम वही डिस्कस करने वाले हैं. वी आर गोइंग टू बेसिकली स्टडी अबाउट द कॉस्ट एंड रेवेन्यू एनालिसिस हियर. सो we'll read the introduction, that is very important. कि we have already explained the theory of production. So theory of production forms the basis of theory of cost. तो बेसिकली जो theory of production होता है वो theory of cost का आपका क्या है, बेस ई है. ठीक है, ओके. चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपने जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं. ठीक है, थ्योरी ऑफ कॉस्ट को पढ़ने से पहले आपको पूरे अच्छे से पहले उसके बेसिक कंसेप्ट्स पढ़ने पड़ेंगे. तो सबसे पहले जो कंसेप्ट आता है दैट इज़ मनी कॉस्ट, अकाउंटिंग कॉस्ट और एक्सप्लिसिट कॉस्ट. ठीक है, आपको पता है कि ये तीनों एक ही हैं. ठीक है, डोंट गेट कंफ्यूज. मनी कॉस्ट, अकाउंटिंग कॉस्ट, एक्सप्लिसिट कॉस्ट एक ही है. ठीक है, नाम अलग अलग है लेकिन है एक ही चीज़. ये होता क्या है? देखिए, कभी भी जब प्रोडक्शन करना होता है तो उसके लिए हमें कुछ हायर करना पड़ता है. अब हायर क्या करना पड़ता है? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. आपने 11th में अच्छे से पढ़ा होगा. लैंड, देन लेबर, देन कैपिटल और ये आपका क्या है, एंटरप्रेन्योर. ठीक है, तो ये चार चीज़ें आपको हायर करनी पड़ती है. अब लैंड को क्या मिलता है? रेंट मिलता है. लेबर को मिलती है वेजेस. कैपिटल को मिलता है इंटरेस्ट. और एंटरप्रेन्योर को मिलता है आपका प्रॉफिट. तो इन चारों चीज़ों का जो खर्चा होता है, अगर इन चारों चीज़ों को आप मिला दोगे तो वो हमारा क्या हो जाएगा? सिंपली मनी कॉस्ट. ठीक है, इसकी और मैं आपको एग्जांपल से समझा देता हूँ. जैसे मैंने ऑलरेडी बता दिया, लेबर का एक्सपेंस, मशीनरी, रॉ मटेरियल्स, ठीक है, जो रेंट हो गया, वो सब चीज़ें इसमें क्या आ जाती है? मनी कॉस्ट, अकाउंटिंग कॉस्ट या एक्सप्लिसिट कॉस्ट होता है. इसका और टेक्निकल डेफिनेशन आप यहाँ से लिख सकते हैं. ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आपको पता भी है लेकिन फिर भी आप जो डेफिनेशंस हैं वो काफ़ी टेक्निकल रखिएगा. नेक्स्ट है दैट इज़ द इकोनॉमिक कॉस्ट. ठीक है, इकोनॉमिक कॉस्ट जो होता है थोड़ा वाइडर सेंस में होता है. ठीक है, इसमें मनी कॉस्ट भी इंक्लूड होता है जो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया. वी हैव इट इज़ ऑल्सो इंक्लूड्स द इम्प्लिसिट कॉस्ट. ठीक है, इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या होता है मैं वो डिस्कस कर लेंगे. और नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है? देखिए, इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या होता है? ये एक तरह का वो एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ इनपुट होती है जो जो फर्म यूज़ करता है अपना, एंड यूज्ड बाय इट्स ओन प्रोडक्शन यूनिट. मतलब जो अपना उनका खुद का प्रोडक्शन यूनिट का जो प्रोडक्शन यूनिट जो प्रोड्यूस करता है, तो उसका जो इनपुट का खर्चा होता है वो होता है इम्प्लिसिट कॉस्ट. फॉर मैं एग्जांपल समझाता हूँ. फॉर एग्जांपल, जो एंटरप्रेन्योर है मे यूज़ इज ओन लैंड. ठीक है, अब मान लो हो सकता है कि अब उसे ज़मीन चाहिए तो क्या पता वो रेंट पे ना ले, क्योंकि उसकी खुद की ज़मीन है और वो अपना पैसा कैपिटल भी यूज़ कर सकता है ना. तो उन 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 चीज़ों का जो खर्चा होता है बेसिकली, जब उसे आप कैलकुलेट करते हो तो वो क्या होता है? आपका इम्प्लिसिट कॉस्ट होता है. ठीक है, मेरी बात समझ में आई? तो जो आपका मान लीजिए जो ओनर है, ठीक है, ओनर ने क्या किया, उसकी खुद की लैंड है, उसमें उसने प्रोडक्शन कर रहा है, उसका खुद का कैपिटल है. ठीक है, खुद का पैसा लगाया उसने, खुद का मतलब जो है उसका जो इनपुट्स हैं, तो इनका जो कॉस्ट होता है बेसिकली, जो भी कॉस्ट है, क्योंकि इनका भी कोई ना कोई कॉस्ट होगा ही. भले ओनर का है लेकिन फिर भी कॉस्ट तो है ही डेफिनेटली, क्योंकि अगर वो रेंट पे लेता तो डेफिनेटली उसके लिए पे करना पड़ता. तो उसको बोलते हैं हम बेसिकली, क्या बोलते हैं? दैट वी दैट थिंग इज कॉल्ड द बेसिकली योर द इम्प्लिसिट कॉस्ट. ठीक है, अब है नॉर्मल प्रॉफिट. देखिए, नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट है. कई बार 2 मार्क्स के लिए तीनों चीज़ें पूछी जाती है, क्योंकि बहुत इसमें से कन्फ्यूजन रहती है बच्चों को. ठीक है, मैं फिर से बता देता हूँ. देखो, एक्सप्लिसिट कॉस्ट क्या होता है? एक्सप्लिसिट कॉस्ट होता है आपका जो फैक्टर सर्विसेज होती हैं उसको जो आप हायर करते हो, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर. अगर आप बाहर से ये चीज़ें ले रहे हो, उनको पे कर रहे हो, तो वो आपका एक्सप्लिसिट हो गया. इम्प्लिसिट हो गया जो उनका अपना कुछ अपना जो फर्म होता है अपने खुद के फैक्टर्स यूज़ करता है. जैसे फॉर एग्जांपल, उनकी अपनी ज़मीन है, उनका अपना पैसा है. ठीक है, तो मान लीजिए अगर वो रेंट, उस पर रेंट तो देना ही पड़ता, तो जो रेंट है वो बच ही रहा है एक तरह का. ठीक है, तो वो जो एक तरह का उनका कॉस्ट है, ठीक है, जो वो बचा ले रहे हैं या उनका खुद का है, अगर आप उसे ऐड कर देते हो वो है आपका इम्प्लिसिट कॉस्ट. ठीक है, क्योंकि प्रोडक्शन प्रोसेस में वो भी इंपॉर्टेंट है. और एक होता है आपका नॉर्मल प्रॉफिट. तो नॉर्मल प्रॉफिट इज़ डिफाइंड एज अ मिनिमम पेमेंट. ये देखिए, ये मिनिमम पेमेंट होती है जो भी एक किसी प्रोड्यूसर को मिलनी ही चाहिए, क्योंकि वो एक रिस्क ले रहा है. ठीक है, ही द नॉर्मल प्रॉफिट इज डिफाइंड एज अ मिनिमम पेमेंट विच अ प्रोड्यूसर मस्ट गेट इन ऑर्डर टू इंड्यूस
हिम टू अंडरटेक द रिस्क इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन। ठीक है, तो मेरी बात समझ में आई। इसमें क्या इसका ये मतलब है कि एक प्रोड्यूसर को उतना तो मतलब उसे कॉस्ट मिलना ही चाहिए। मान लीजिए कि उसने एक पेन बनाया 4 रुपये का, ठीक है, तो 1 रुपया तो उसे क्या मिलना मिलना ही चाहिए। मतलब 1 रुपया तो उसका एक तरह का जो एक रिस्क है, जो इतना लिया उसने प्रोडक्शन प्रोड्यूस करने में पेन्स को, ठीक है, तो 1 रुपया जो हमने अलग से ऐड कर दिया, तो मान लो जो ₹5 हो गया, तो ये अब इसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन माना जाएगा ₹5, 4 नहीं माना जाएगा। क्यों? क्योंकि 1 रुपया उसको रिवॉर्ड में दिया गया। क्यों? क्योंकि उसने क्या है, एक प्रोडक्शन प्रोसेस को कैरी आउट किया है और इसने खूब रिस्क लिया है। तो मार्केट में अब गवर्नमेंट को ये नहीं बोलेगा कि मैंने 4 रुपये में प्रोड्यूस, गवर्नमेंट को ये बोलेगा कि मैंने 5 रुपये में प्रोड्यूस किया है, क्योंकि जो नॉर्मल प्रॉफिट होता है वो अलाउड होते हैं, जितने प्रोड्यूसर्स हैं वो ऐड कर सकते हैं। अब लेकिन ये मतलब नहीं है कि मान लो आपकी चीज़ बन रही है 50 में, आपने 500 रुपये नॉर्मल प्रॉफिट ऐड कर दिया, ठीक है, वो लीगल नहीं है। ठीक है, कुछ हिस्सा, जैसे मान लीजिए आप 4 रुपये है तो आपने 0.5 आपने नॉर्मल प्रॉफिट ऐड कर दिया, ठीक है, यहाँ अगर 5 रुपये पे 1 रुपये ऐड कर दिया, मतलब बहुत हल्का होता है, मतलब वो इतना प्रॉफिट होता है कि ताकि उनको बिल्कुल नुकसान ना हो। एक तरह का क्या होता है, ये रिस्क उनको रिवॉर्ड दिया जाता है, एक मिनिमम पेमेंट होती है, ताकि वो क्या करे, उसे इंड्यूस रहे, और वो क्या करे, ताकि उसे प्रोडक्शन प्रोसेस को वो करता रहे। ठीक है, आई होप आई एम वेरी क्लियर सो फार। चलिए, ठीक है, ओके। अब इकोनॉमिक कॉस्ट क्या होता है? वेरी सिंपल, इकोनॉमिक कॉस्ट होता है जब आप ऐड कर देते हो एक्सप्लिसिट को, इम्प्लिसिट को और नॉर्मल प्रॉफिट। तो बेसिकली इकोनॉमिक कॉस्ट क्या है आपका? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सप्लिसिट प्लस इम्प्लिसिट प्लस आपका क्या है, वन मोर, दैट इज द आपका एक्सप्लिसिट, इम्प्लिसिट एंड योर नॉर्मल प्रॉफिट, दैट्स इट। ठीक है, एक्सप्लिसिट प्लस इम्प्लिसिट प्लस नॉर्मल प्रॉफिट, तो ऐसे याद रख सकते हैं EIN। ठीक है, एक्सप्लिसिट, इम्प्लिसिट और नॉर्मल प्रॉफिट, तो EIN। ओके, अब आपको याद रहेगा, PIN से याद रखिएगा, P की जगह EIN कर दीजिएगा, पिन और इन। ठीक है, तो EIN। ओके, नेक्स्ट है आपका एक और कॉस्ट होता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। देखिए, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है, बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले आपकी इसकी डेफिनेशन आपको बहुत अच्छे से पढ़नी है कि द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ द प्रोड्यूसिंग एनी गुड इज़ अ नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव दैट इज़ गिवन अप टू प्रोड्यूस अ गुड। तो बेसिकली होता क्या है, देखिए मान लीजिए कि आपके पास दो चॉइस है। ठीक है, या तो आपको क्या करना है, मूवी देखने जाना है, या तो आपको क्या है, डिनर करने जाना है। तो मान लीजिए आप डिनर करने जा रहे हो, तो आपका डिनर करने का जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, मूवी, क्योंकि आपको एक चीज़ छोड़नी ही पड़ेगी। डेफिनेटली दोनों तो प्रोड्यूस कर नहीं सकते, क्योंकि रिसोर्सेज इकोनॉमी में लिमिटेड है, तो वही चीज़ प्रोडक्शन के साथ होती है। तो जो चीज़ आप छोड़ रहे हो, इसके आपको लगा कि डिनर बेस्ट है, ठीक है, तो ये आप इस बेस्ट ऑल्टरनेटिव के लिए आपने क्या, मूवी को छोड़ा, तो मूवी आपका क्या हो जाएगा, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो जाएगा। क्लियर हुई मेरी बात? ठीक है, तो बेसिकली क्या है, द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज अ प्रोड्यूसिंग ऑफ एनी गुड इज अ नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव गुड दैट इज गिवन अप टू प्रोड्यूस दिस गुड। तो बेसिकली जो नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव होता है, जो हमारा डिनर था उसको जो प्रोड्यूस करने में आपका जो खर्चा आया, ठीक है, तो उसमें बेसिकली जो आपका मूवी है, मूवी को आपको गिव अप करना पड़ा, तो मूवी आपका क्या हो जाएगा, दैट विल बी योर बेसिकली अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। सो आई होप आई एम वेरी वेरी क्लियर। तो ये पूरा आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, एक ही चीज़ उन्होंने बार बार रिपीट करी हुई है, मैंने आपको ईजी टर्म्स में एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, अब ये देखिए क्या क्या होता है। अब इसके कुछ एप्लीकेशंस पूछे जा सकते हैं आपसे कि गिव द एप्लीकेशंस ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। सबसे पहले ये प्रोडक्शन डिसीजन लेने में हेल्प करता है। दिस कंसेप्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज फंडामेंटल टू द बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। इट एम्फेसाइजेस ऑन द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। तो बेसिकली ये प्रॉब्लम क्या दिखाता है, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस को शो करता है। प्रॉब्लम ऑफ चॉइस क्या करना पड़ता है कि हमें रिसोर्सेज में या हमें प्रोडक्ट्स में क्या करनी पड़ती है, चॉइस करनी पड़ती है। आप सब कुछ नहीं प्रोड्यूस कर सकते, आप या तो ये प्रोड्यूस करेंगे या तो ये। तो बेसिकली जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हमें क्या शो करता है, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। और प्रॉब्लम ऑफ चॉइस क्या होती है, हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम होती है। और इकोनॉमिक प्रॉब्लम हमारी बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम से जो बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बेसिकली इकोनॉमिक्स पढ़ी जाती है। तो ये हमें क्या हेल्प करता है, मेकिंग प्रोडक्शन डिसीजंस, कि क्या हमें प्रोड्यूस करना चाहिए। तो आप क्या कर दोगे, हर समय कोई भी चीज़ छोड़ोगे तो उसका जो नेक्स्ट बेस्ट लोगे, है ना, नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव यू विल ट्राई टू टेक। ओके, नेक्स्ट है डेट इज डिटरमाइनिंग नेशनल प्रायोरिटीज़, कि आप क्या करोगे, आप अपने जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑल्सो एम्फेसिस दैट फैक्ट डिस्कशन ऑन नेशनल प्रॉब्लम्स। हम नेशनल प्रॉब्लम्स पे डिस्कस करेंगे कि हम जो अपना फाइनेंस है, अपनी जो बजटरी है, अपना जो फंड्स हैं, वो कहाँ यूटिलाइज करें बेसिकली। ठीक है, तो वो सारे डिसीजंस जो गवर्नमेंट के होंगे रिगार्डिंग दिस, ओके, दैट विल बी ऑल्सो टेकन,
ओके, इन अकॉर्डेंस विद द बेसिकली इन अकॉर्डेंस विद द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हमें हेल्प करेगा कि गवर्नमेंट अपने डिसीजंस कैसे ले, कि कैसे बजट सेट करे, कैसे वो सब चीज़ें सेट करे, तो उसको यहाँ से यहाँ तक लिख सकते हैं। दैट्स मोर देन इनफ। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बता दूंगा, जैसे मान लो गवर्नमेंट को डिसाइड करना है कि इस समय या तो फिर वो क्या है बटर बनाए, ठीक है, प्रोड्यूस करे, या तो फिर क्या करे गन प्रोड्यूस करे। अब मान लीजिए वॉर टाइम कंडीशन है तो डेफिनेटली वो गन प्रोड्यूस करेंगे, और अगर नॉर्मल कंडीशन है तो दे विल गो फॉर द बटर। या हो सकता है सॉरी, या हो सकता है कि वो दोनों ही चीज़ थोड़ी थोड़ी क्या करें प्रोड्यूस कर लें। ठीक है, उसके बाद हमें अपने कंज्यूमर बिहेवियर को भी पढ़ने पे, कंज्यूमर बिहेवियर को भी स्टडी करने में क्या मिलती है, हेल्प मिलती है इससे। ठीक है, इट ऑल्सो हेल्प्स टू स्टडी द कंज्यूमर बिहेवियर। ओके, कि कैसे बेसिकली कंज्यूमर क्या क्या चीज़ें खरीदता है अपनी सेटिस्फाई करने के लिए, कौन सी बेस्ट अल्टरनेटिव लेना चाहेगा, और कैसे अपनी लिमिटेड इनकम अपने यूज़ करेगा। तो बेसिकली हमें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट से कंज्यूमर के बिहेवियर का भी पता लगता है। ओके, ठीक है, तो आप बाकी चीज़ें 3 पॉइंट्स आर इनफ, बाकी 2 पॉइंट्स आप देख सकते हैं। ये भी बहुत इजी है कि मतलब रिलेटिव प्राइस कैसे, मार्केट किसका प्राइस कैसे सेट हो, है ना। तो अगर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है उसका, तो अगर मान लीजिए कि अगर वो प्राइस, अगर वो नेक्स्ट बेस्ट पे जाएगा तो बेस्ट वाले का प्राइस थोड़ा हाई रख सकते हैं क्योंकि उसे वो बेस्ट लग रहा है। ठीक है, तो प्राइसेस कंपेयर किए जा सकते हैं, कंपेयर प्राइस, तो आपको उसे यहाँ तक लिख सकते हैं कि आपके जो प्राइस, रिलेटिव प्राइसेस हेल्प कंपेयर करने के लिए, ठीक है, कॉमोडिटीज़ के, ये हेल्प करता है। ओके, नेक्स्ट है आपका दैट इज़ डिटरमाइनिंग द फैक्टर रिम्यूनरेशन, की कितनी सैलरी मिलनी चाहिए, कितनी नहीं मिलनी चाहिए। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हेल्प करता है। फॉर एग्जांपल देख लीजिए कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट प्लेस एन इंपॉर्टेंट रोल इन डिटरमाइनिंग द फैक्टर प्राइसेस। फैक्टर प्राइसेस आपको पता है लैंड, लेबर, कैपिटल, जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का जो प्राइस होता है, जैसे लैंड को क्या मिलता है, लेबर, कैपिटल को, तो वो चीज़ें भी हेल्प आप अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हेल्प करता है। ठीक है, ओके, फॉर एग्जांपल यहाँ पे दे रखा है कि इफ़ अ वर्कर इज़ वर्किंग इन अ टेक्सटाइल मिल एज अ पियोन, तो मान लीजिए कोई वर्कर है वो टेक्सटाइल मिल में पियोन है और उसको 10,000 रुपये मिलते हैं, एंड दैट बिकम्स हिज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। नाउ इफ अ एम्प्लॉयर इन द स्टील वांट्स एम्प्लॉय हिम एज अ पियोन इन इस मिल, सो ही मस्ट पे हिम एटलीस्ट। तो अगर अगर कोई दूसरा एम्प्लॉयर क्या करता है, उसे खरीद मतलब उसे अपना हायर करने की कोशिश करेगा, तो उसे एटलीस्ट 10,000 तो उसे देने ही पड़ेंगे क्योंकि 10,000 ऑलरेडी मिल रहे हैं। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, तो यहाँ का ये जो बंदा है वो इसका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट देखेगा कि इसे पिछली बार कितने पैसे मिल रहे थे। ठीक है, उस हिसाब से क्या करेगा वो इसके नई जो है इनकम को वो सेट कर देगा। ठीक है, ओके, ठीक है, नेक्स्ट आपका है रियल कॉस्ट। देखिए बहुत सारे कॉस्ट हैं इसलिए डोंट गेट कन्फ्यूज, बट आपको पढ़ना है क्योंकि कोई भी आ सकता है। रियल कॉस्ट क्या होता है, जो एफर्ट्स और सेक्रीफाइसेस मेड बाय द ओनर्स ऑफ, जो ओनर अपना सेक्रीफाइस करता है। ठीक है, जो ओनर जो होता है, जो मालिक होता है, वो भी कई सेक्रीफाइस करता है, उसके भी कुछ फिजिकल एफर्ट्स होते हैं, मेंटल एफर्ट्स होते हैं, उसको बोलते हैं हम रियल कॉस्ट। ठीक है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि लेबर हैज़ टू पुट फिजिकल एंड मेंटल एफर्ट्स इन डूइंग द वर्क, so basically the owners of the capital and land have to make the sacrifices using these resources themselves or in the terms of sacrifices involved in saving and capital accumulation। तो बेसिकली वो जितना भी पेन लेता है, सेक्रीफाइस लेता है, डिस्कम्फर्ट होता है उसका, तो अगर उसे हम एक कॉस्ट के रूप में लेते हैं तो वो हमारा क्या होता है, रियल कॉस्ट होता है। लेकिन इसे ये बहुत सब्जेक्टिव होता है, इसे कैलकुलेट करना बहुत मुश्किल होता है। आप कैसे कह सकते हो कि वो इतना पेन ले रहा है तो उसको उतना पेन तो सभी लेते हैं। ठीक है, बट दैट इज़ अ रियल कॉस्ट। ओके, नेक्स्ट है दैट इज़ अ प्राइवेट कॉस्ट। तो आज हम जितने भी तरह के सारे कॉस्ट कवर कर लेंगे। ठीक है, प्राइवेट कॉस्ट क्या होता है, प्राइवेट कॉस्ट रिफर्स टू द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इनकर्ड बाय अ इंडिविजुअल फर्म इन प्रोड्यूसिंग कॉमोडिटी। तो प्राइवेट कॉस्ट क्या है, बेसिकली एक जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है जो इनकर्ड बाय इंडिविजुअल, जो एक इंडिविजुअल फर्म क्या करता है एक कॉमोडिटी को प्रोड्यूस करने के लिए, बेसिकली क्या करता है, जो एक एक क्या करता है, कॉस्ट इनकर करता है बेसिकली। तो बेसिकली आप यहाँ ऐसे याद रख सकते हैं कि प्राइवेट कॉस्ट क्या है, बेसिकली एक जो इंडिविजुअल फर्म, जो सिंगल कंपनी है, जो अपनी कंपनी है, मतलब जो प्राइवेट कंपनी है, जो उनका खर्चा होता है, उनका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के खर्चे को क्या बोलते हैं, प्राइवेट कॉस्ट बोलते हैं सिंपली। ठीक है, और सोशल कॉस्ट क्या होता है, देखो सोशल कॉस्ट वो होता है, अब मैं आपको एग्जाम्पल समझाता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखो सोशल कॉस्ट क्या होता है, सोशल कॉस्ट होता है, मान लो कि आपके पास में कोई घर के पास एक कंपनी है, और वो कंपनी में ना तो आप काम करते हो ना तो आप कुछ खरीदते हो। ठीक है, मतलब आपका कोई मतलब नहीं है, लेकिन उस कंपनी से क्या है, धुआं बहुत आ रहा है, एमिशन बहुत आ रहा है, उसकी वजह से आपका घर पास में ही है उसकी कंपनी के। ठीक है, अब धुआं लेते 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 आप एक टाइम के बाद, कुछ साल बाद डेफिनेटली आप क्या पड़ जाएंगे, बीमार पड़ जाएंगे। ठीक है, डेफिनेटली आप क्या पड़ेंगे, काफ़ी बीमार पड़ सकते हैं, और हो सकता है आपको काफ़ी कोई हार्मफुल डिसीज़ हो जाए, उस पर आपका काफ़ी खर्चा लग जाए।
है ना, उसको मतलब क्योर होते होते उसको टाइम लगे, पैसा लगे, है ना। तो वो जो होता है आपका टाइम और जो आपका पैसा खर्च होता है वो होता है सोशल कॉस्ट। तो हर एक कंपनी डेफिनेटली, देखो कोई भी चीज़ बनती है तो उसका एक साइड इफेक्ट तो होता ही होता है ना, नुकसान तो होता रहता है। तो अगर उसके नुकसान को हम ऐड कर दें जो सोसाइटी पे पड़ रहा है, तो वो क्या होता है सोशल कॉस्ट। इसलिए आपने देखा होगा बहुत बड़ी कंपनीज है वो क्या करती है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इनकी, कि अगर वो चीज़ें सोसाइटी से यूज़ कर रहे हैं तो डेफिनेटली उनको सोसाइटी के लिए भी बहुत कुछ करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि वो सोसाइटी पे एक सोशल कॉस्ट होता है एंड दे हैव टू बियर दैट। ठीक है, पीपल हैव टू बियर दैट। सो सोशल कॉस्ट क्या होता है, बेसिकली प्राइवेट कॉस्ट और एक्सटर्नल कॉस्ट। एक्सटर्नल कॉस्ट में आपको मैंने बता ही दिया कि वो ही जो आप पे बेसिकली जो आपको सफ़र करना पड़ता है। ठीक है, तो बेसिकली सोशल कॉस्ट आपका क्या होता है, प्राइवेट कॉस्ट प्लस एक्सटर्नल कॉस्ट दोनों ही होता है। क्लियर? ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया होगा चीज़ें। उसके बाद आप क्या क्या नेक्स्ट है, दैट इज़ द बिहेवियर ऑफ द कॉस्ट इन द शॉर्ट रन। तो मैं आपको आज ये अगले वीडियो से आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, ओके। ये तो आज क्या करिए, जितने भी कॉस्ट हैं आप इनके नोट्स बना लीजिए, इनको अच्छे से पढ़ लीजिए। इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, शॉर्ट रन। ठीक है, मेन हमारे यहाँ से शुरू होता है। ठीक है, हमारा जो शॉर्ट रन आपका जो कॉस्ट है ये भी आपका एक शॉर्ट रन होता है, लॉन्ग रन। तो बेसिकली शॉर्ट रन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो हम शॉर्ट रन पे ज़्यादा फोकस करेंगे। ये हमारा टॉपिक नेक्स्ट रहेगा नेक्स्ट वीडियो का। तो होपफुली आपको समझ में आया होगा एंड प्लीज़ टू लाइक कमेंट्स। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।